ओके, तो अपन ने ये 7 तत्व शुरू किए थे, ठीक है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। हमने कहा था कि ये जीव और अजीव ये हमें जानने योग्य हैं। आश्रव और बंध ये क्या है? ये हमारे अंदर की बीमारी है ना। संवर और निजरा क्या है? ये बीमारी का इलाज है। और मोक्ष क्या है? हमारी स्वस्थ अवस्था है, ठीक है। इसमें से हमने जीव और अजीव कर लिए थे, और आश्रव जो है वो हमारा शुरू हुआ था। आश्रव के कंटेंट्स क्या क्या हैं? एक तो हम आश्रव क्या है इसके बारे में सीखा था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। फिर आश्रव के बारे में गलत समझ क्या होती है वो हमने देखी थी गुस्से के माध्यम से, कि एंगर क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या हमारे मिसकंसेप्शंस हैं एंगर के बारे में, और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आज एक दूसरे आश्रव के बारे में चलेंगे, भय के बारे में, ठीक है ना। भय भी बहुत लोगों को होता है, भय भी बहुत कॉमन है, ठीक है। और फिर एक होमवर्क देंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। तो जैसे अपन ने एंगर डिस्कस किया और जैसे हमने फियर डिस्कस किया, ऐसे ही आप लोगों को क्रिटिसिज्म के बारे में होमवर्क करके लाना होगा। और उसके बाद में जो हमारी कषाय होती हैं उसमें कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, क्या अच्छा क्या बुरा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, राइट। आश्रव क्या होता है कि कर्मों का आना आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उसमें हलन चलन से, और कषायों से उद्गल परमाणुओं का कर्मों का आत्मा में आ जाना, इसको आश्रव कहते हैं, ठीक है। और आश्रव दो तरह के हुए, एक राग और द्वेष, ठीक है। और हमने कहा था पुद्गल, जो पुद्गल जब आ जाता है आत्मा के साथ में, उसकी वजह से ही जीव राग और द्वेष करता है। फिर ये अनेक प्रकार की हमारे अंदर कषाय होती हैं। आश्रव योग और कषाय से होता है, और जो कषाय हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, गुस्सा है, मान है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो ये कषाय क्या है, ये एक मैल है आत्मा का, ठीक है। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे। ये इम्प्योरिटी है हमारी आत्मा की, ठीक है। और जितना वे कम होती हैं इम्प्योरिटी, उतना ज्यादा हमारी आत्मा में आनंद आता है। फिर हमने आश्रव के बारे में गलत समझ किया है, इसके बारे में समझना शुरू किया था, और हमने शुरू किया था क्रोध के बारे में, ठीक है। और क्या कहा था कि क्रोध के बारे में हम क्या करते हैं, क्रोध का सोल्यूशन निकालते हैं, और सोल्यूशन निकाल करके हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उसके रूट कॉज को नहीं जानते। और फिर हमने कुछ ये क्वेश्चंस आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे कि क्या सत्य है दूसरा व्यक्ति मेरे को एंग्री बना रहा है, या वगैरह वगैरह, ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे। और क्या मेरे को करना चाहिए, ठीक है, ये भी हम सब कर चुके थे। और ये क्या मिथ होते हैं एंगर के बारे में, और कैसे अपन एंगर को जीतें, तो ये अपन लास्ट में एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कि मैंने नया पॉइंट ऐड किया है कि एंगर को जीतने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है। एक बार हमारा गोल जो है मुक्त होने का बन जाता है, अगर ये किसी भी एंगर वाले सेमिनार में नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष के प्रति विश्वास भी नहीं होता लोगों को, और ना उसको प्राप्ति की इच्छा होती है ना। बट सबसे इफेक्टिव है अगर हमारा लक्ष्य ही हो गया कि हमें सारी कषायों से रहित होना है, इस संसार को छोड़ करके हमें तो परमात्मा बनना है, फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं है ना। ये बहुत सबसे इफेक्टिव है ये। फिर हमने कहा था कि दूसरे व्यक्ति को देखो कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कर्म से डिजीज्ड है, रादर देन उस व्यक्ति को अपन गलत देखें। फिर एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दें, और जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा अपन अप्रूव कर लें, कि हाँ उसे अपन डिसअप्रूव करते हैं तभी हमें गुस्सा आता है, और जब हम उसे जैसा है वैसा अप्रूव कर लेते हैं। और फिर अगर हमें चाहिए तो हम कंस्ट्रक्टिवली एक्ट करें, है ना। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया उसके बारे में, कोई क्वेश्चन लास्ट टाइम से? नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने कहा था कि एंगर का साइकिल कैसे चलता है। एंगर के हमारे मिथ रहते हैं कुछ ना कुछ, उन मिथ की वजह से हम क्या करते हैं, एंगर करते हैं,
और एंगर करते हैं उससे कर्म बांधते हैं, और कर्म बन जाते हैं तो उससे फिर हमारे मिथ बने रहते हैं, और ये साइकिल जो है हमारा चलता रहता है। ठीक है, अब ये एक मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछने थे। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें कि यूजुअली एंगर करते हैं, अपन गुस्सा करते हैं, और मुझे आप लोगों से पूछना था कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट मैं एक इनमें से कोई भी एक ले लेता हूँ और मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, लेट्स टेक दिस वन, स्क्रीमिंग चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चे घर में खूब उधम उठा रहे हैं, ठीक है, और हमें गुस्सा आ रहा है। तो अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में जो हमें गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से को अपन कैसे कंट्रोल करें। जो हमने बताया है पहले स्लाइड्स में, उसके आधार पर ही बताया तो ज्यादा अच्छा है, और अदरवाइज आप जो आपके मन में कुछ आइडियाज हो तो वो भी बता सकते हैं। तो आप चैट में बता सकते हैं लिख करके, व्हाट डू यू थिंक। हार्ड टू कंट्रोल। गुस्सा हार्ड टू कंट्रोल। ओके, ये हमने एंगर करने के तरीके बताए थे। बाकी लोग कोई आइडिया नहीं है। अगर बच्चे चिल्ला रहे हो और हमें गुस्सा आए तो कैसे अपन गुस्से को जीत सकते हैं। शिखा जी और शिल्पी जी, whoever, no ideas, feel more angry. We can stop our anger by that because then Shaitani is there calm. There's something else. Okay. Okay. All right. तो अपन ये प्रीवियस स्लाइड लेते हैं। देखो क्या कर सकते हैं अपन, झूठा गुस्सा करके। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो हाउ टू कॉन्कर एंगर, पहले तो अपन मोक्ष ध्यान रखें। मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है मुक्ति को प्राप्त करना। मुझे परिवार से रहित भी होना है, घर से रहित होना है, शरीर से रहित होना है, कर्मों से रहित होना है, परम पवित्र अवस्था प्राप्त करनी है। जब मेरा गोल वो है तो जो लाइफ मेरे को मिली है उसमें जो बेस्ट है मैं वो कर लूँ, ड्यूटीज फुलफिल कर लूँ। और बाकी मेरा गोल तो क्या है, पूरे गुस्से से भी रहित होना। तो जब अपने दिमाग में गोल रहेगा तो मैं गुस्सा भी कम आएगा। और बच्चे हैं उसको अपन कैसे देखें, भैया उनके कर्म के उदय हैं, वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और अब जैसा उनके बचपन है, बचपन में इस तरह की चीजें होती हैं तो उसे अपन स्वीकार कर लें कि हाँ दिस इज हाउ इट इज। अपन एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दें। हमारे मन में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बैठी होती हैं कि बच्चे जो है गुस्सा नहीं करेंगे। वो एक्सपेक्टेशंस हमें ड्रॉप करनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे हैं चिल्लाने वाले हैं उसे ऐसा अप्रूव करें, और कंस्ट्रक्टिवली एक्ट करें। अपन जैसा है वैसा अप्रूव करें, और फिर कंस्ट्रक्टिवली एक्ट करें कि अपन क्या करें कि बच्चे जो है स्क्रीम करना बंद कर दें, है ना, उन्हें समझाएं वगैरह। बट वो एक्शन हमारा कंस्ट्रक्टिव हो, है ना, जिससे कि फायदा हो अपने को। और वो जैसे हैं उन्हें वैसा अप्रूव करें, क्योंकि बच्चों की तो आदत ही होती है गुस्सा करने की। ठीक है, इस प्रकार से अपन सोचें तो अपन अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, ओके। इसमें ये भी है, मिथ भी है। क्या मिथ है बच्चों के लिए, द अदर पर्सन, बच्चे जो है मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। तो बच्चे गुस्सा नहीं दिला रहे, वास्तविकता में बच्चों को देख करके मैं खुद गुस्सा हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको जो है उस वाली सिचुएशन को डिसअप्रूव किया है। अगर बच्चे गुस्सा दिलाएंगे अपने चिल्लाने से तो फिर सारे के सारे पेरेंट्स को गुस्सा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सारे पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आता। मैं अपने गुस्से को जस्टिफाई करना शुरू कर दूं तो भी गलत है। गुस्से को अपने नेचर मान लूं, सोचो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है,
मतलब अब ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, ठीक है, और मेरा गुस्सा जो है मुझे एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं, मेरे पास चॉइस है, मैं एंगर भी कर सकता हूँ और भी कई तरह के इमोशंस मेरे को हो सकते हैं। मेरे पास चॉइसेस हैं, जैसे मैं परसीव करूंगा सिचुएशन को वैसा ही मैं मेरे इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें से स्क्रीमिंग चिल्ड्रन हो गया। ऐसे ही अपन और चीजों के बारे में दे सकते हैं। बैड ड्राइवर्स, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे ड्राइवर ने गलत तरह से ड्राइव कर दिया और हमें गुस्सा आ गया, तो हम क्या करें? तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। कई सारी सिचुएशंस हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं बैठ करके, और कैसे कैसे हर सिचुएशन में अपन कंस्ट्रक्टिवली तरीके से इसे ओवरकम कर सकते हैं अपने गुस्से को, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आधा मैं होमवर्क दे दूंगा आपको बाद में, ओके। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं गुस्से में। तो आप में से किस किस को गुस्सा आता है? जस्ट अ क्विक, सॉरी, डर किस किस को लगता है? जस्ट अ क्विक पोल, आप हाँ या ना में मेरे को रिप्लाई कर दें चैट पे। यस फॉर आता है, और नो नहीं आता। ओके, हैंड रेस करके भी याद कर सकते हैं। हैंड रेस करके तो आई सी एक हैंड रेस आदि को डर लगता है और किसी को डर नहीं लगता। दैट्स वेरी गुड, मुझे सीखना पड़ेगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। ओके, बाकी किसी को डर नहीं लगता? वाह, जय जिनेन श्री जी। हाँ जी। मतलब फियर एज इन व्हाट, मतलब डर इन जनरल, मतलब कैसे वाले डर की बात करें? कोई भी देखो, डर, एक कोई अभी भी डर। एक डर नहीं, एक चिंता जरूर बाद में, अगर अभी नहीं, अब हम लोग जिस एज ब्रैकेट में, बट आज से 5 साल या 7 साल बाद उस एक चिंता आ सकती है कि भाई हमारा बुढ़ापे में कैसा, नहीं वो चिंता होगी, बट फिर भी एक थोड़ा सा डर सा आने लगता हाँ, है, बिकॉज वी स्टार्ट चिंता भी डर बिकमिंग है। वीक। हाँ, वी स्टार्ट बिकमिंग वीक या कुछ ऐसा टाइम रहता है, तो उसके बट इस एज ब्रैकेट में भी हम लोग हैं, शायद से हम लोग इतने डरते नहीं है। अब आप मतलब डर कौन से वाले डर की बात कर रहे हो? कोई भी हाँ, डर। जैसे कि माएँ होंगी, माँओं को डर रहेगा सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, वो गिर ना जाए। इसका ओके, तो मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। हाँ, तो किस किस तरह के चीजें हैं जो डर लेती हैं? एक तो फियर ऑफ नॉट बीइंग स्किल्ड एनफ, कि भाई मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है किसी चीज को लेकर के, वो भी एक डर होता है। या फिर कुछ स्पेशल सिचुएशंस को लेके डर हो सकता है, जैसे कि मकड़ी को लेकर के, या सांप को लेकर के, या ऊंचाइयों को लेकर के, है ना। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकती है, सॉरी अबाउट दैट। हमें भविष्य के लिए अनसर्टन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। हम कोई काम करें तो हो सकता है कि हमें फेल्योर का भय हो कि हाँ भाई हमारा काम पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कोई चीज परिवर्तन हो रहा हो तो आपको लग रहा हो कि फियर ऑफ चेंज, भी क्या होगा। कोई चीज चेंज हो रही हो तो भाई उसमें भी डर हो जाता है, कभी कोई परिवर्तन हो रहा हो जीवन में, कभी भविष्य की घटनाओं को लेकर के, भविष्य में कोई भी चीज है, कैसा होगा, सही होगा नहीं होगा। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो भी हो सकता है हमें डर हो कि हाँ भाई गिर तो नहीं जाएगी। कोई कल्पना को लेकर के, हमें भविष्य में कोई कल्पना को लेकर के डर लग जाता है कि भाई जो वास्तविकता में जरूरी नहीं है कि सही हो। और एनवायरनमेंट में हो कुछ डेंजर्स को लेकर के, और कभी कभी अननोन चीज को लेकर भी डर लगता है, अरे क्या पता क्या हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोग बताएंगे आप लोगों को कितने को डर लगता है? डर का मतलब डर नहीं है, डर का मतलब चिंता भी है, डर भी है, सब कुछ है। तो अभी अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ किस किस तरह के डर हो सकते हैं अपने को? हाँ, आप में से कोई है ऐसा जिसको इनमें से कोई भी डर ना हो? अनसर्टेनिटी का फियर तो हमेशा ही सभी मतलब थोड़ा तो रहता ही है ही है। या फिर अब जैसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं पर्सनल लाइफ में, तो आई थिंक ओके, आई विल हैव ओके। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरे मेरे केस में तो सारे के सारे डर है मेरे अंदर तो, टू बी ऑनेस्ट। भैया भी सर्कमस्टांसेस लाइक ए कोरोना डिजीज, इसका डर। ओके, या उसका डर, राइट, कई चीजों के डर हो जाते हैं। बट अच्छा है आप लोगों के डर नहीं है इतने ज्यादा, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे सीखने को मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, राइट।
ओके, तो अब जब हमें डर लगता है, राइट, तो वो डर होता क्यों है? आप लोग बताइए इसमें से। 5 ऑप्शंस हैं, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं आपके लिए। आप टॉप 3 बता सकते हैं या टॉप 2 बता सकते हैं या सारे लगते हैं आप सारे बता सकते हैं कि डर होता क्यों है? कि जैसे मान लो डेडलाइन का डर है, एग्जाम्पल या डेडलाइन है ऑफिस में, उसका डर लग रहा है कि मैं डेडलाइन मीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो जो डेडलाइन है वो मेरे अंदर डर क्रिएट कर रही है, इसलिए क्या मुझे डर हो रहा है? या फिर इसलिए डर है कि मैं इस चीज को अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मैं डेडलाइन को मैंने मीट नहीं किया और मैं फेल हो गया तो उस चीज को मैं अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये नेचुरल है इस सिचुएशन में डर होना, नंबर सी। नंबर टी, मैं इसलिए डर लगता है क्योंकि मेरे अंदर डर भरा हुआ है ठीक है। और नंबर ई, इसलिए मेरे को डर लगता है क्योंकि मैंने अभय वाली अवस्था को अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। डेडलाइन मतलब ऑफिस की डेडलाइन, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो मान लो, और ऑफिस में आपके लिए कहा गया है कि आपको ये वाला काम 1 महीने के अंदर कर देना है, और अब आपको डर लग रहा है कि भैया नहीं हो पाया तो मैं लेट हो गया तो, इस तरह का डर, ठीक है। तो आप लोग बताइए ABCDE मेरे को लिख के बताइए चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि इनमें से डर के पीछे कौन सा कारण है? कौन सा सबसे सटीक कारण है? मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं आपके। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, है ना, 1 मिनट रीजनेबल है। Apart from this, maybe we have not accepted the situations. ABC, हाँ आप लिख दीजिए अंकिता जी यहाँ पर। Okay. ABC आदि ने बोला, और बी बोला साक्षी जी ने, ओके, और सी बोला शिल्पी जी ने, ओके, और ए बी बोला, अच्छा ठीक है, दोबारा रिविजिट कर दिया, सी हटा दिया, ओके, नॉट एनफ प्रिपरेशन, ओके, ये ये एफ हो गया, राइट, ई के बाद वाला, ओके, और बाकी लोग ओके, ठीक है। तो देखिए कैसे फियर होता है। तो डेडलाइन क्या मेरे को डर करा सकती है? ओके, ठीक है, तो सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो डेडलाइन क्या मेरे को भयभीत करा सकती है, मेरे अंदर चिंता पैदा करा सकती है? तो नहीं। आप देखोगे एक टीम में 10 लोग हैं और डेडलाइन से कुछ लोग जो है भयभीत हो जाते हैं और कुछ लोग भयभीत नहीं हो पाते, ठीक है। तो डेडलाइन एक्चुअली भयभीत नहीं बनाती, मगर हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो नजरिया है डेडलाइन के प्रति, वो हमें वास्तविकता में भयभीत बनाता है। तो ए एक्चुअली इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ द फेल्योर टू मीट द डेड, हाँ ये सही है। ये मेरा नजरिया इस तरीके का है कि मैं उस चीज को अप्रूव ही नहीं करता हूँ अगर मैं फेल हो गया डेडलाइन से, इसलिए मेरे को डर लगता है डेडलाइन से। ये उत्तर थोड़ा ठीक लगता है। और आई थिंक इट्स नेचुरल टू गेट स्केयर्ड इन सच सिचुएशन, और मेरे को लगता है कि हाँ ये नेचुरल है डर जाना, इससे मैं डर लेता हूँ, क्योंकि लगता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी तो डरना तो नेचुरल है, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, और इट्स नेचुरल कि मेरे को जो है इसमें डर जाना चाहिए। ऐसा मैंने अपने अंदर एक मान्यता बनाई हुई है जिसकी वजह से मैं डर जाता हूँ, सही है। आई हैव फियर फिल्ड इनसाइड, ये किसने नहीं बताया, बट एक्चुअली वास्तविकता में ऐसा है। फियर फिल्ड इनसाइड का क्या मतलब है? हमारे अंदर इस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं डरने के। जैसे आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो बिना बात के भी डर जाते हैं, या थोड़ी सी बात होगी, थोड़ी सी आहट होगी और डर जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो थोड़ी बड़ी चीज होगी तो ही डर पाएंगे। तो हर व्यक्ति के डरने का लेवल भी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से लेते हैं कि हमारे अंदर कर्म बहुत ज्यादा हैं, जो डरने वाले कर्म है ना, भय कषाय बहुत सारी हमारे अंदर भरी पड़ी है, भय 9 कषाय वाले कर्म वारणाएं हमारे अंदर बहुत सारी भरी पड़ी है। तो फिर उससे
व्यक्ति को जहां भी कोई थोड़ा बहुत मौका मिला और उसे भय भय जो है हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक कारण है कि मैंने जो फियरलेस स्टेट है उसको अप्रिशिएट नहीं किया। अगर मैं उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दूं, उसके प्रति भक्ति शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि मेरे अंदर का भय भी कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, मगर जो पहले वाला कारण, ये बाकी कारण जो है तब भी हो सकते हैं, बट पहले वाला कारण इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक ही डेडलाइन पर कुछ लोगों को डर लगता है और कुछ लोगों को नहीं लगता। और डेडलाइन एक्चुअली हमें डर नहीं दिलाती, हमारा जो देखने का तरीका है, नजरिया है ना, हम उसे इष्ट मानते हैं, अनिष्ट मानते हैं, उससे वास्तविकता में हमें डर लगता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? तो आगे बढ़ते हैं। मिथ्स अबाउट फियर, हमें डर के प्रति हमारे क्या मिथ रहते हैं। एक तो जो सिचुएशन है वो मेरे को डर दिलाती है। डर में मतलब, डर का मतलब चिंता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, राइट। फियर का मतलब जस्ट फियर नहीं है, इट कुड बी एंजाइटी, है ना, चिंता वगैरह। ये तो मिथ क्या है? जो सिचुएशन है वो मेरे को डर दिला रही है। ठीक है, जबकि सिचुएशन मेरे को डर नहीं दिलाती। और मैं अपने फियर क्या मानता हूँ, रैशनल है। भैया अब ऐसी स्थिति आई है तो मेरे को डरना पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें डरना जो है होएगा ही, रैशनल है, ये होना ही होएगा। इस तरीके से आपने जस्टिफाई कर लिया। गुस्से को मैंने अपनी नेचर मान लिया, जबकि गुस्सा जो है मेरे अंदर की नेचर नहीं है। जैसा हमने पहले बताया था, गुस्सा जो है मेरी आत्मा का मैल, सॉरी, भय भय या चिंता मेरी आत्मा का मैल है ना, मेरे आत्मा का डर्ट है। और ये मिथ क्या है, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेरे को डरना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास चॉइस है, मैं चाहे तो डर लूं और चाहे कुछ और कर लूं। जैसे शेर आता है, अगर शेर आया और 3 लोग थे, कहानी आती है 3 या 4 लोग थे, शेर आया, एक व्यक्ति डर के भाग गया और दूसरा व्यक्ति डंडा लेके खड़ा हो गया उसे सामना करने को, और तीसरे व्यक्ति ने कुछ और कर लिया, चौथे व्यक्ति जो है वो ने कुछ और कर लिया। तो एक ही सिचुएशन आने पे सब लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास चॉइस है। कोई भी सिचुएशन आने पर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। उसी सिचुएशन के आने पर साधु महाराज हैं तो वो समता में रहे, कोई उन्हें डर नहीं लगा। सामने वाले ने उपसर्ग कर दिया, कुछ भी कर दिया, मगर वो अभय रहे। तो हमारे पास चॉइस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रियलाइज करने की है कि सिचुएशन मेरे को डर नहीं दिला रही, ये मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है कि मैं डरूं या नहीं डरूं, मेरे पर्सपेक्टिव के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए, आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। ये एक गाथा है आचार्य कुंद महाराज के द्वारा रचित समय सारजी ग्रंथ में। प्रमाण सागर महाराज जी एक बार वेस्ट बंगाल में थे पहले, और उनके ऊपर मुसलमानों ने उपसर्ग कर दिया। ठीक है, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में ये कल्चर नहीं थी उस समय कि नग्न साधु जो है सीधा जो है विहार कर ले। और प्रमाण सागर महाराज जी ऐसे विहार करते थे, तो वहां के लोगों ने ऑब्जेक्ट वगैरह किया या जो भी किया, तो मुसलमान जो है, कई लोग 200 लोग वगैरह जो हैं, भीड़ आ गई और मेरे ख्याल से उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी शायद लेके आ गए थे। तो प्रमाण सागर महाराज जी ने इस गाथा का चिंतन शुरू कर दिया। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विपल्लयम जमा तम्मा गच्छदु तहवी हुना परिकहो मज्जम। इन्होंने प्रवचन में बोला भी महाराज जी ने, क्या छिज जाए या भिज जाए, अथवा कोई ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, चाहे जिस तरह से चला जाए, तो भी वास्तव में पर द्रव्य परिग्रह मेरा नहीं। क्या होगा, शरीर कट जाएगा, फट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बट मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो भय किस बात का, डर किस बात का, है ना। तो इस तरीके से महाराज श्री ने अपना जो है कोई अपने को कोई भय नहीं आने दिया, ऐसी परिस्थिति हो जाने पर भी। ठीक है, तो कैसे अपन डर को जीते, समरी। सबसे पहला पॉइंट, मेक मोक्ष योर गोल। अपना गोल क्या रखें कि मोक्ष क्या है, सारी कषायों से रहित अवस्था, शरीर से रहित अवस्था, परिवार नहीं, घर नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं, सुनाना नहीं, सोचना नहीं,
बस आराम से आनंद अवस्था में रहना, जहां सारे भय खत्म हो गए, क्रोध खत्म हो गए, शोक खत्म हो गए, गिल्ट खत्म हो गई, क्रिटिसिज्म खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, जब हम उसके प्रति मोक्ष को गोल बना लेते हैं तो वो हमें बहुत बल देता है, हमारे अंदर जो भय जमा हुआ है उस मैल को साफ करना शुरू कर देता है एक बार जब हम ये गोल बना लेते हैं। ठीक है, फिर बी ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो जाए दुनिया में, सब कुछ हो जाता है ना। रामचंद्र जी है, उन्हें रामचंद्र जी जो बताओ बलभद्र थे, उनको बनवास मिल गया। जो बलभद्र थे, जिनका भाई नारायण था, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। ठीक है, तो दुनिया में तो कुछ भी होता है। ऐसे बलभद्र की पत्नी को कोई किडनैप कर ले तो हमारे साथ क्या ना हो जाए, मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बी ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर हम ओपन रहते हैं सब पॉसिबिलिटीज के लिए तो आप देखो कि हमारा डर खत्म हो जाता है। जब सोल्जर जाता है लड़ने के लिए सीमा पर और वो सोचे यार अगर मर गए तो क्या होगा, और चिंता करे, तो वो लड़ पाएगा क्या ठीक से? तो वो लड़ भी नहीं पाएगा ठीक से। एक मिनट। ठीक है, तो लड़ने के लिए, एक सोल्जर को लड़ने के लिए उसे भी ओपन होना पड़ेगा हर पॉसिबिलिटीज के लिए। तभी कईयों की वॉर क्राई क्या होती है, आसाम या कहाँ की वो है बटालियन, उसकी वॉर क्राई है वीर गति परमम धर्मम, कुछ इस तरह की है। उसका उसका मतलब ये है कि हमारा परम धर्म यही है कि अपन युद्ध में जाए और वीर गति को प्राप्त हो। तो अपने को वो ओपन अप कर लेते हैं हर पॉसिबिलिटीज के लिए, उनका भय खत्म हो जाता है, फिर भय खत्म होकर के वे लड़ते हैं। ठीक है, ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम ड्रॉप कर दे, जो अपन पहले भी देख के आए हैं एंगर वाले केस में, है ना। जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई सामने वाला हमें गड़बड़ नहीं करेगा, वो उसे अनजस्टिफाइड देखें कि वो अनजस्टिफाइड है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना। अप्रूव ऑफ द अदर पर्सन एज इट इज। ओके, सॉरी ये मेरे ख्याल से गलत आ गया है, इसे कट करना पड़ेगा, ये एंगर के लिए था। बट इसे भय की मारे में भी लगा सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से डर रहे हैं उस केस में लगा सकते हैं। तो व्यक्ति से अगर हम डर रहे हैं तो अपन जैसा व्यक्ति है उसको वैसा ही अपन स्वीकार कर ले कि हाँ ये ऐसा है, और ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें दुनिया में देखने को मिलती हैं, ये नॉर्मल है। और फिर हम सोचें कि ऐसी अगर परिस्थिति है तो क्या हम कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो इससे से अपन अपने गुस्से को जीत सकते हैं। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि कैसे अपन गुस्सा जीत सकते हैं? हेलो, ओके, आदि यस, बाकी लोगों को कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं, ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, ए बी सी अगेन, है ना। क्रिटिसिज्म, अभी एंगर हो गया हमारा पूरा, दो चीजें हो गई, एंगर भी हो गया, फियर भी हो गया। अब एक चीज पे चलते हैं, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है निंदा, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है निंदा। निंदा रस बोलते हैं, निंदा रस जिसे करने में बड़ा मजा आता है ना, दूसरों की बुराई करो तो बड़ा आनंद आता है। तो जो हम निंदा करते हैं वो क्यों करते हैं? तीन ऑप्शन है ए बी सी, आप चैट पे बताइए, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। द अदर पर्सन इज मेकिंग मी क्रिटिसाइज हिम, जो दूसरा व्यक्ति है वो है ही इतना गलत कि उसकी वजह से मैं निंदा कर रहा हूँ। या फिर मैं आई डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बैड क्वालिटीज, है ना। या फिर मैं ये सोचता हूँ कि नेचुरल है क्रिटिसाइज करना। आप लोगों को क्या लगता है, ए या बी या सी, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आंसर? चैट पे बताइए। ओके, ओके, अंकिता जी बी, आदि बी, और बाकी लोग? Judging you,
हाँ जी। हाँ, जैसे ये निंदा के जो पॉइंट्स है, एक्चुअली हम निंदा थोड़ी करते हैं अगर किसी की कोई चीजें हमें पसंद नहीं आ रही है या वो मतलब गलत है, और अगर हम किसी को बताते हैं कि ये सोच के कि सामने वाला उस चीज को इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि हमारे कहने से तो उसने इम्प्रूव नहीं किया, और अगर हम किसी और के थ्रू कहलवा करके उस चीज को इम्प्रूव करवाते हैं तो वो उसकी निंदा में थोड़ी आएगा। नहीं, मैं तो यहाँ निंदा की बात कर रहा हूँ। जो चीज निंदा में आएगी ना, उसमें अपन वो निंदा क्यों करते हैं, ए या बी या सी? अच्छा, और शिल्पी जी सी। और कोई? ओके, ठीक है, तो इसको ऐसे अपन होमवर्क रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे एक होमवर्क है निंदा के बारे में, कि आप लोगों का होमवर्क है, अपन ने गुस्सा देखा और फियर देखा। ठीक है, अब अपन निंदा के बारे में होमवर्क है। ठीक है, जिसको आप निंदा समझते हैं, है ना, उस निंदा के लिए कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि हम निंदा करते हैं। हो सकता है आप निंदा ना करते हो, बट जनरली लोग निंदा करते हैं, है ना, क्योंकि दूसरी लोग निंदा करते हैं, अपन तो करते नहीं कभी। और व्हाट आर द मिथ्स अबाउट क्रिटिसिज्म, जो निंदा है उसके बारे में क्या क्या गलत धारणाएं हमारी, जो अपन एंगर और फियर में भी जैसे हमने डिस्कस किया स्लाइड्स में, तो ऐसी क्रिटिसिज्म में क्या क्या मिथ्स हैं, और वो जो हम निंदा करते हैं उससे हमें नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, और अब निंदा अगर हम करते हैं तो उसे अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप निंदा ना करते हो, तो जो निंदा करता है वो कैसे सॉल्व कर सकता है। तो मेरे को हेल्प मिलेगी कि मैं निंदा करता हूँ लोगों की, तो आप होमवर्क करेंगे, उसका रिस्पॉन्स होंगे, मेरे को भी फायदा होगा उससे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने फियर में भी किया था ना, फियर, कि कैसे ये फियर होता है, व्हाट ट्रिगर्स फियर, है ना। फिर उसके बाद में क्या मिथ है फियर के बारे में, और फिर हम कैसे अपन फियर को कॉन्कर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने गुस्से में भी किया था कि गुस्सा क्यों होता है। ठीक है, और गुस्से होने पर गुस्से के बारे में हमारे क्या क्या मिथ हैं। ठीक है, और अपन कैसे गुस्से को जीत सकते हैं। ऐसे अपने पास अब क्रिटिसिज्म के बारे में आपको सोचना है कि कैसी परिस्थितियों में हम निंदा करते हैं या दूसरे लोग निंदा करते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिथ है हमारे क्रिटिसिज्म के बारे में, गलत धारणाएं हैं, इससे हमें नुकसान क्या होता है, और कैसे हम इसे समाधान कर सकते हैं। ये होमवर्क करने को रेडी है आप लोग? ये ठीक लग रहा है होमवर्क, रीजनेबल? थम्स अप करके बता सकते हैं मेरे को अगर ठीक लग रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क करेंगे अपन। ठीक है, इससे आप लोगों को काफी क्लैरिटी आएगी, इसके बारे में हम सोच पाएंगे। क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है ना कि अपन मान कषायवश ये भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, है ना। मान कषाय मनुष्य में प्रमुख होती है, और अपन निंदा करते हैं और सोचते हैं निंदा कहाँ करी, मैंने तो बस उसके बारे में बताया और तो कुछ किया ही नहीं। है ना। बट मैं बहुत निंदा करता हूँ दूसरों की, तो इसलिए मतलब मेरे को भी ये होमवर्क करके बड़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग होमवर्क करेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे, और मैं भी इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा, और आप लोगों के रिस्पॉन्स में पढ़ूंगा तो उससे मेरे को भी हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को भी हेल्प मिल सकती है अगर आप लोग को भी ये वाली प्रॉब्लम है निंदा करने की, है ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस होमवर्क के बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपन आते हैं, हमने कहा था आश्रव जो है दो चीजों से होता है। आश्रव के कारण बताए थे दो। किसी को याद है कैसे होता है आश्रव? दो चीजें थी, एक था योग और दूसरा क्या था? किसी को याद है? भूल गए?
कषाय, दूसरी या तीसरी स्लाइड में हमने बताया था, तो मैं कहा था कषायों को ही पैशंस बोलेंगे अपन या इमोशंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पैशंस या कषाय हैं इसमें से कौन सी अच्छी होती है और कौन सी बुरी होती है, ये अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि कौन सी कषाय जो है, कषाय पैशंस का मतलब कषाय है यहाँ पर, है ना, जो कि अच्छी समझी जाती है दुनिया में, है ना। ये ऑप्शंस है, मोर देन वन ट्रू हो सकता है, आप लोग चैट पे आंसर दें। तो कंपटीशन है, क्या ये अच्छा माना जाता है? धन के प्रति इच्छा क्या अच्छी मानी जाती है? परिवार के प्रति प्रेम, और जब जस्टिफाइड हो तो बदला, और गुस्सा, और जब जरूरत हो तो भय, जब नहीं जरूरत हो तब भय, और मोक्ष के प्रति इच्छा। इनमें से कौन सी कषायों को अच्छा माना जाता है दुनिया में? या आप ऐसे भी बता सकते हैं कौन सी कषायों को आप अच्छा मानते हैं। चैट पे आप बता सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया में आपको लगता है लोग इन जनरल जिन कषायों को अच्छा मानते हैं वो आप बताइए। एच, फियर व्हेन नीडेड, उस कषाय को अच्छा माना जाता है। ठीक है जी। ए एंड एच, कॉम्पिटिशन को अच्छा माना जाता है। ठीक है। बी, डिजायर फॉर मनी, सही है, इसको भी अच्छा माना जाता है दुनिया में। वास्तविकता में क्या अच्छा बुरा है वो तो एक अलग चीज है, बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया में इन जनरल किन कषायों को अच्छा माना जाता है। सी डी एफ, लव फॉर मनी, फैमिली, इसको भी अच्छा माना जाता है। रिवेंज व्हेन इट जस्टिफाइड, उसको भी अच्छा माना जाता है। एफ, फियर व्हेन नीड, उसको भी अच्छा माना जाता है। और कोई विचार किसी की? एक्सेप्ट जी एच, जी एंड एच ऑल आर कंसिडर्ड गुड। बहुत बढ़िया, जी और एच के अलावा सबको ये अच्छा माना जाता है, सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, है ना। तो यूजुअली आप देखेंगे दुनिया में कंपटीशन को भी अच्छा मानते हैं, मनी डिजायर मनी को भी अच्छा मानते हैं, लव फॉर फैमिली को भी अच्छा मानते हैं, रिवेंज जस्टिफाइड उसे भी अच्छा मानते हैं, गुस्से को भी पार्टली अच्छा मानते हैं, है ना। गुस्सा अननेसेसरी हो रहा है तो अच्छा नहीं मानते, बट जहां पर वो गुस्सा होने लगता है, उन्हें लगता है दुनिया में किसी को लगता है कि जस्टिफाइड है तो उसे अच्छा मानता है। और फियर जब जरूरत है, जब नीड है उसे अच्छा मानते हैं, जब जरूरत नहीं है उसे बुरा मानते हैं, और मोक्ष को अच्छा मानते ही नहीं, राइट। दुनिया में तो दुनिया में रहना है तो मोक्ष की इच्छा को तो अजीब ही मानते हैं, है ना। बट अब हम एक्चुअली इसमें यह जो क्वेश्चन करने का पर्पस था वो ये था कि ताकि आप थोड़ा सोचना शुरू करें कक्षाओं के बारे में, कि कक्षाओं में अच्छा बुरा कैसा लोग सोचते हैं, और सब लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। सब लोग कौन कौन सी कक्षाएं अच्छी हैं, कौन कौन सी कक्षाएं बुरी हैं, सबका अपना अपना माइंड सेट है, और सब कल्चर्स में भी अलग है। हो सकता है कि जैसे भारतीय संस्कृति में कुछ को अच्छा कुछ को बुरा, भारत में भी जैनियों में अलग संस्कृति है, हिंदुओं की अलग है, सिखों की अलग है। ऐसे बाहर आप विदेश में जाओगे, पाकिस्तान में जाओगे या फिर कहीं और जाओगे, जैसे यूरोप में गए या चाइना में गए, हर कल्चर में अलग अलग वैल्यूज होती है, और वहां पर अलग अलग कषायों को अच्छा या अलग अलग कषायों को बुरा माना जाता है। ठीक है ना। तो वास्तविकता में क्या अच्छा बुरा है? तो वास्तविकता में जो अच्छा बुरा है वो हमारी भूमिका के हिसाब से है। ठीक है, अगर व्यक्ति हाउस होल्डर है, ठीक है ना, हाउस होल्डर मतलब श्रावक है, ठीक है, गृहस्थ है, तो उसके लिए क्या अच्छा है? उसके लिए वो कषाय अच्छी हैं, उसके लिए मोक्ष के प्रति इच्छा, मोक्ष के प्रति राग, कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, ये वाली जो भाव है ये बहुत अच्छे हैं, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, और उसके जो आवश्यक हैं, उसके आवश्यक क्या होते हैं श्रावक के? श्रावक के आवश्यक किसी को याद है? 6 आवश्यक होते हैं, उनमें से अगर आपको 2-3 भी याद हो आप चैट पे लिख सकते हैं।
है ना। तो आई एम श्योर आप लोगों को किसी ना किसी को तो मालूम होंगी श्रावक के आवश्यक, गृहस्थ के आवश्यक, एक जैन गृहस्थ के, नहीं पता क्या किसी को? ओके, बहुत बढ़िया। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, हाँ, तप और दान, और एक और है, छठा और है संयम, है ना। तो बहुत बढ़िया आदि। तो ये उसे जो अपने उन आवश्यक के प्रति राग है, वो उसके लिए बहुत अच्छा राग है, प्रशस्त राग है, ठीक है। फिर उसकी जो, ये तो उसके धर्म के लिए हो गया, और उसके जो अपने कर्तव्यों के प्रति राग है ना। कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, शरीर के प्रति कर्तव्य। देखो शरीर के प्रति कर्तव्य ना, शरीर को नहलाना पड़ेगा रोज, इसे कपड़े पहनाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। घर के प्रति कर्तव्य है, घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, घर को मेंटेन करना पड़ेगा। उसे अर्निंग्स के प्रति कर्तव्य है ना, नौकरी वगैरह जो भी है, धंधा वगैरह जो भी है। सोसाइटी के प्रति कर्तव्य है, और नेशन, देश के प्रति कर्तव्य है। तो इसकी भूमिका के हिसाब से उसके जो कर्तव्य हैं, और ये सब उसकी कक्षाएं जो हैं, वो उसकी अच्छी है, मतलब ये उसके लिए अच्छे इमोशंस हैं। इसके अलावा जो बाकी यूजलेस चीजें हैं उसके लिए, जो उसे नुकसान देने वाली है, मात्र कर्म का बंधन करने वाली है, अनेक प्रकार के आर ध्यान है, रौद्र ध्यान है ना, क्रूरता पूर्वक परिणाम है, ठीक है, वो सब इसके लिए बेकार है, कर्म का बंधन करा रही है और उसे नुकसानदेह है, ठीक है। मगर ये डेफिनेशन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अब मुनि के लिए श्रावक से बन गए साधु, साधु बन गए, तो अब देखो कौन सी कक्षाएं अच्छी हैं, कौन सी कक्षाएं बुरी हैं। यहाँ पर हमने कहा था फैमिली के प्रति राग होना अच्छा है, उसके कर्तव्य के प्रति राग होना अच्छा है, बट यहाँ पर वो राग खत्म हो गया, उसके लिए अब ये भी बुरा है। अगर अब मुनि महाराज को फैमिली के प्रति या शरीर के प्रति राग हो जाए, या फिर पैसों के प्रति राग हो जाए, तो वो इस भूमिका में गलत हो गया, ठीक है। तो भूमिका के हिसाब से आपके अच्छे और बुरे की डेफिनेशन बदल गई। यहाँ पर उसके किसके, कौन सा राग उसके लिए अच्छा है? उसे मोक्ष के प्रति जो भाव है वो अच्छे हैं, और उसके आवश्यकों के प्रति भाव। मुनि के आवश्यक क्या होते हैं? आप लोगों ने सुने होंगे, सामायिक है, वंदना है, स्तुति है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, कायोत्सर्ग है। ये 6 आवश्यक है साधु के, है ना। तो वो दिन में जो है 3 बार सामायिक करेंगे, 3 बार या 4 बार, और प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे। तो इनके प्रति उनका जो भाव है वो उनके लिए अच्छा है। और इसके अलावा कुछ और हुए, कुछ और भाव आए जो कि उनके मुनि अवस्था के हिसाब से नहीं है सही, वो सब उनके लिए बुरे हैं। तो आप देखोगे अवस्था पलटी, तो अवस्था पलटते ही आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसकी डेफिनेशन ही बदल गई। आपकी भूमिका के अनुसार ही कौन सी आपको कक्षाएं करनी चाहिए, कौन सी कक्षाएं नहीं करनी चाहिए, ये डिसाइड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया, मुनि में भी वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां पर कि वो अपना आत्म ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। तो आत्म ध्यान कर रहे हैं, उस जगह पर आत्म ध्यान में कोई भी कषाय उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें मुक्ति के प्रति जो इच्छा थी वो भी खत्म हो गई, जो उनके आवश्यक थे उनके प्रति जो भाव थे वो भी खत्म हो गए। अब किसी के प्रति कोई भी राग नहीं है, उनकी आत्मा पूर्ण पवित्र है, समस्त राग द्वेष से रहित है, ठीक है। तो ये वाली अवस्था में कोई भी राग उनके लिए उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो आप देखोगे जैसी जैसी भूमिका होती है वैसे वैसे कौन सी कक्षाएं होनी है, कैसी कौन सी मतलब ठीक है, कौन सी गलत है, उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। श्रावक है, श्रावक में एक स्त्री है उसके लिए अलग है, पुरुष है उसके लिए अलग है, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं, और सबको अपने कर्तव्यों के प्रति राग होना चाहिए, मगर कर्तव्य सबके बदल जाते हैं, है ना। तो क्या कक्षाएं अच्छी है, क्या कक्षाएं बुरी है, ये भूमिका और परिस्थिति के हिसाब से इनकी डेफिनेशंस बदल जाती है। अपने विवेक के हिसाब से अपने को ये सोचना चाहिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। अब एक अपेक्षा से तीन तरह के भाव बताए गए हैं जीव के अंदर, है ना, या 3 प्रकार की कक्षाएं आप कह लो, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। ये आपने सुना होगा। शुद्ध भाव का क्या मतलब होता है? जहां कोई मैल नहीं है, जहां पर ना राग है ना द्वेष है,
और शुभ भाव क्या है? शुभ भाव होता है हमारा पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग, मोक्ष अवस्था के प्रति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा, है ना, सारे जीवों के प्रति करुणा होना, ये सब शुभ भाव होता है। और अशुभ भाव क्या होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ की अधिकता होना, विषय भोगों की इच्छा होना, दूसरों को दुख देने के भाव होना, निंदा करना, अनावश्यक भयभीत होना, ये सब अशुभ भाव हैं। अनावश्यक आड़ ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना, बिना प्रयोजन के किसी आघात पहुंचाना, ये सब अशुभ भाव है। ठीक है, तो अशुभ भाव जो है ये अपने लिए छोड़ने योग्य है और शुभ भाव हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। और शुभ भाव ग्रहण करने के बाद में अपन शुद्ध भाव हमें प्रकट करने योग्य है और शुद्ध भाव प्रकट करके अपने को मुक्ति प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, शुभ भाव कैसा है? शुभ भाव ऐसा है जैसे कि मान लो कपड़ा है, ये कपड़ा हमें धोना है और कपड़े में खूब सारा मैल लगा हुआ है। ठीक है, मैल काले रंग का होता है तो मैं इसे काले रंग का कर देता हूँ, है ना, तो ये देखो काले रंग का हो गया। अब ये काला मैल जो है हमें हटाना है तो अपन क्या करते हैं? डिटर्जेंट लगाते हैं। डिटर्जेंट लगाते हैं और डिटर्जेंट लगा करके इसको जो है अपन धो देते हैं और धो करके फिर पानी से रिंस करके डिटर्जेंट को भी निकाल देते हैं। तो अब एक प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर डिटर्जेंट को पानी से धो करके निकालना ही था तो डाला क्यों उसे? डिटर्जेंट को फाइनली हमने रिंस कर दिया, पानी से रिंस कर मतलब पानी से रिंस किया कपड़े को तो और जो है सारा डिटर्जेंट निकाल दिया। अगर डिटर्जेंट को निकालना ही था तो डाला क्यों? तो डालने के पीछे पर्पस क्या था कि जब तक डिटर्जेंट डालेंगे नहीं तो मैल ढीला नहीं होगा और मैल निकलेगा नहीं। उसी प्रकार से जो अशुभ है, हमारे अंदर अशुभ भाव है, पाप है, उसे निकालने के लिए हमने शुभ का सहारा लिया और शुभ ने हमें मदद करी अशुभ को धोने में। ठीक है, और उसके बाद में जब शुभ ने अशुभ को धोना शुरू कर दिया और अशुभ जो है कम होना शुरू हो गया, उसके बाद में हमने शुभ को भी निकाल दिया और शुद्ध पर आ गए और हमारा कपड़ा पूर्ण स्वच्छ हो गया और फिर उसके बाद में जीव ने मुक्ति प्राप्त कर ली। तो ये तीन तरह के भाव होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। कैसे करने? कषाय तीन तरह की होती है, अशुभ कषाय, शुभ कषाय और शुद्ध शुद्ध अवस्था। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स, ये शुद्ध है वीतराग भाव और ये दूसरे जो उसमें है वो शुभ है जिसमें कि पंच परमेष्टि की भक्ति आई, है ना, और करुणा आई जीवों के प्रति वगैरह, और ये सब अशुभ है। इसमें विषय भोग की कामनाएं हो गई, भूख, भोजन के प्रति इच्छा, डर वगैरह, परिग्रह, आर्त, रौद्र ध्यान, है ना, दूसरों को दुख देना वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारा आश्रव। देखो हमने आश्रव को समझा। आश्रव को समझने के लिए हमने कहा भैया आश्रव जो है ये बीमारी है हमारे अंदर, आत्मा का मैल है, ये योग से होता है और किससे होता है? कषाय से होता है। फिर अपन उसके बारे में क्या क्या गलत समझ है हमने कषायों के एग्जाम्पल्स लिए, एक गुस्सा लिया और एक भय लिया, और हमने डिस्कस किया कि भाई उसके बारे में क्या क्या हमारी गलत धारणाएं होती हैं वगैरह, और कैसे हम जो है उसको उनको जो है अपन धारणाओं को, सही धारणाएं क्या होती हैं। और फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो कषाय भी होती है उसमें कुछ अच्छी भी होती है और कुछ बुरी भी होती है हमारी भूमिका के हिसाब से। ठीक है, अब अपन बोले कि आश्रव बीमारी है तो अपन जो हमारा कर्तव्यों के प्रति राग है वो भी अपन खत्म कर दें तो गलत हो जाएगा, है ना, तो उसे भी भूमिका के हिसाब से कुछ सही है और कुछ गलत है, ये हमने बतलाया। तो जो हमारी भूमिका के हिसाब से सही है वो अपन करें और जो गलत है उसे अपन छोड़ दें, और जो सही है वो भी हम जब आगे आगे हमारी भूमिका बढ़ेगी तो उसमें भी जो सही है वो गलत हो जाएंगी, है ना, और फिर कुछ और सही हो जाएंगी वहां के हिसाब से, और फाइनली सारी के सारे अपन आश्रम को खत्म कर दी। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारी सही समझ से आश्रम को समझने से?
कि अपन अब प्लान बना सकते हैं मुक्त होने का, आश्रव रहित होने का। ये जो पिंजरा है ये आश्रव का पिंजरा है ना, और ये आश्रव के पिंजरे से अपन मुक्त हो गए, निराश्रवी बन गए। ठीक है। अच्छा, ध्यान करने का तो अपने पास टाइम नहीं बचा है, अपन नेक्स्ट टाइम ध्यान करेंगे इसके ऊपर। और कुछ एफर्मेशंस जो अपन कर सकते हैं ये होमवर्क के रूप में, आप लोग सुबह उठ के कर सकते हैं। ठीक है। और शाम रात को सोते वक्त कर सकते हैं, दिन में जब भी समय तब मिले तब कर सकते हैं। क्या क्या एफर्मेशंस हैं? कोई भी व्यक्ति मेरे अंदर किसी भी कषाय को फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है मैं कैसी कषाय करूं, जैसे मेरा देखने का नजरिया होता है वैसी मैं कषाय करता हूँ। मेरे को हमेशा चॉइस है मेरे इमोशंस के लिए, है ना। और कषाय जो है मेरी आत्मा का मैल है, and I'm willing to let go अशुभ भाव, है ना। I'm willing to let go अशुभ भाव, जितने भी अशुभ भाव है उसे अपने को सबको रिलीज करना है। I'm willing to forgive everybody, है ना। I want to get passion free to be in the bliss, है ना। ठीक है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा एज ए होमवर्क करने के लिए। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, या जो आपकी भाषा हो, जो भी आपकी नेटिव भाषा हो उसमें कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट। कोई प्रश्न आपको? एक्चुअली कई सारे होमवर्क हो गए, ये वाला होमवर्क मैं अगली बार दूंगा, क्योंकि काफी सारे होमवर्क अभी क्रिटिसिज्म का भी होमवर्क हो गया और ये अफर्मेशंस भी हो गई। तो कोई प्रश्न आज जो हमने किया अभी तक किसी को? आदि, अंकिता जी, शिखा जी, शिल्पी जी। तो होमवर्क के बारे में अपन क्लियर है, क्या करना है क्रिटिसिज्म के बारे में? अच्छा, आप लोगों में से क्रिटिसाइज कौन कौन करता है? ओके, गुड। क्रिटिसाइज कौन कौन करता है, शेयर करेंगे? क्योंकि जो करता है वही होमवर्क भी कर पाएगा, जो करता ही नहीं उसके मुश्किल होगा होमवर्क करना। कोई भी नहीं करता क्रिटिसाइज किसी को? वाह। भैया ढेर सारी करते हैं, मतलब जब भी बात करो तो क्रिटिसिज्म ही एक टॉपिक होता है बात करने के लिए आजकल फोन पे तो। चलो अंकिता जी, आप तो करती से अच्छा आपने स्वीकार कर लिया। क्या होता है ना, हमारी मान का शायद स्वीकार भी नहीं करने देती कि हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, हम तो यही बोलते हैं हम तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। शिल्पी जी क्रिटिसाइज करते, चलो अच्छा है, मान लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगन की चपलाई इन बारे भावना? मेरे ख्याल से योगों की चपलाई, जो मनोयोग, वचन योग और काय योग है उसकी चंचलता के बारे में कह रहे हैं शायद। मुझे एक बार फिर से आश्रव भावना में शायद आता है मेरे ख्याल से ये। तो योग की चपलाई जो मनोयोग, वचन योग और काय योग, उनकी चंचलता से आश्रव होता है। तो जो हमने योग और कषाय बोला ना, योग और कषाय से आश्रव होता है, तो उसमें जो योग है वो है यहाँ पर, इसका मतलब। ओके, तो आदि भी करता है, बाकी नहीं करता कोई? शिखा जी आप क्रिटिसाइज नहीं करती किसी को? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक शी इज गॉन। ठीक है, ऑल राइट। तो अपन जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमोस्ता दे दो। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गही सो पावे सुखी। जिनवाणी माता की जय। काल सर्ग।